आर्टिकल बिजनेस लाइन BL एक्सप्लेनर का पार्ट है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोज काफ़ी चर्चा में है, तो भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो इसमें दिया गया है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें। तो इन लोगों ने टोटल 6 पहलुओं के ऊपर बेसिकली दोनों का डिफ्रेंशिएट किया है, क्या क्या फ़र्क होता है, 6 पहलुओं के एंगल से इन्होंने इवेल्यूएट किया है। सबसे पहला अगर बात करते हैं इशूइंग अथॉरिटी की बात करते हैं, तो देखिए अगर जब डिजिटल करेंसी की बात आती है तो उस केस में एक सेंट्रल बैंक इश्यू करेगा जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, जैसे अपने RBI इंडिया में RBI करेगा, ठीक है। और जब गवर्नमेंट मैंडेट करेगी, गवर्नमेंट लॉ लाएगी, कानून लाएगी, उसके बाद ही RBI को पावर मिलेगी और ऐसा करेगा। सिमिलरली US के अंदर फेड रिजर्व। लेकिन अगर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ की, बेसिकली वहाँ पे कोई सिंगल इशूइंग अथॉरिटी नहीं रहती है। क्रिप्टो करेंसीज कैसे मिलती है भाई? क्रिप्टो करेंसीज देश माइनिंग के थ्रू डेवलप होती है बेसिकली, और क्रिएशन और मेंटेनेंस दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के थ्रू होता है। और बेसिकली वो एक डिसेंट्रलाइज जो नेटवर्क है उसके अंदर बेसिकली वैल्यू ट्रांसमिट होता है। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं हम डिजिटल करेंसीज़ का, और क्रिप्टो करेंसीज़ क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड। पहला हुआ इशूइंग अथॉरिटी के बेस पे डिफरेंस। अब आता है सेकंड डिफरेंस, एनक्रिप्शन और अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है डिजिटल करेंसी में और क्रिप्टोज में। देखिए अगर बात करते हैं डिजिटल करेंसीज़ की, तो डिजिटल करेंसीज़ के अंदर एनक्रिप्शन काफ़ी कम है और कोई स्पेशल मेजर नहीं साइबर सिक्योरिटी के, ठीक है। किसी के पास भी ऑनलाइन बैंक अकाउंट होगा वो स्टोर कर सकता है पैसा, और डिजिटल करेंसीज़ को यूज़ भी कर सकता है, मतलब डिजिटल करेंसीज़ को स्टोर और यूज़ कर सकता है, सिर्फ आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट चाहिए। ये एक तरीके से केस की तरह होगा। लेकिन अगर देखो क्रिप्टो करेंसी में बात करते हैं तो उनके अंदर होती है ब्लॉकचेन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। और ये सब जो है ना ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी इस वैलेट्स में स्टोर होती है, और यहाँ पे हाई लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी रहता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज वैलेट्स में स्टोर होती है, आपके पास की वगैरह रहती है, यहाँ पे काफ़ी एनक्रिप्शन रहता है और सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा मेजर्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के क्रिप्टो करेंसीज के केस में। अब तीसरा पहलू है भाई स्टेबिलिटी और फ्लक्चुएशन। देखो कोई भी करेंसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, जब ही उसको बेसिकली एक मतलब रिलायबल बोला जाता है। तो देखो डिजिटल करेंसी जो है स्टेबल रहती है वैल्यू में, और काफ़ी आसानी से आप ऑन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो ग्लोबल मार्केट में। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के केस में ऐसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी अनस्टेबल है, एक दिन में उनका बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी आ सकते हैं, 50 से 70% वैल्यू, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है ना। तो बेसिकली यही है, फियाट डिजिटल करेंसी जो कि सेंट्रल बैंक इशू करता है वो स्टेबल रहती है, और क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी रहती है और काफ़ी इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी के ऊपर पॉइंट नंबर 4, जैसा कि इस आर्टिकल में दिया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इस केस के अंदर क्रिप्टो करेंसीज में आप एंटायर हिस्ट्री देख सकते हो बिटवीन टू पार्टीज कैन बी सीन एज इट इज़ डन ऑन ब्लॉकचेन, और इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर डिजिटल करेंसीज की बात करते हैं तो इट्स सेंट्रल इश्यूइंग अथॉरिटी डिसाइड करती है भाई किसको कितना दिखाना है। बेसिकली किसी ने पैसा भेजा है, किसी ने सेंड किया है, रिसीव किया है, तो उस केस में ओनली उनको खुद का दोनों का ही डिटेल दिखा, किसने भेजा है, किसको आया है, मतलब उस ट्रांजैक्शन रिलेटेड मतलब जो हुआ डेबिट और क्रेडिट वही पता रहेगा, जैसे अभी होता अपना इंटरनेट बैंकिंग पैसे ट्रांसफ़र में। अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब इस आर्टिकल में माने तो नील ही रहता है क्रिप्टोज में, लेकिन जब डिजिटल करेंसी जो इश्यूइंग अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है कि एक ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना फीस लिया जाएगा। देखो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन टैग को मैनेज करने के लिए सब ज़रूरत होती है, और बेसिकली तो ब्लॉकचेन में कोई चार्जेस नहीं होता, बेसिकली मिनिमम होता है जो होता है। तो अगर बड़ा असेट वैल्यू आप बाइक की सेल करते हो तो उस केस में ट्रांजैक्शन फी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसमें आपको आप ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, बेसिकली आपको देना नहीं पड़ेगा ट्रांजैक्शन फीस। लास्ट है लीगल नेटवर्क, लीगल फ्रेमवर्क। देखो भाई लीगल फ्रेमवर्क लीगल बैकिंग बेसिकली एक्ट आपको देगा। देखो दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे क्या सब में ही लगभग क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड तो कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब डिजिटल करेंसीज के अराउंड ही कुछ प्रोटेक्शन लीगल फ्रेमवर्क होता है। अब सिर्फ एक ऐसा देश है, एक एक्सेप्शन, एल सैल्वाडोर, जिन्होंने बिटकॉइन जो है उसको बोला है डिजिटल टेंडर, लीगल डिजिटल टेंडर को यूज़ करने का उन्होंने डिसाइड किया है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टोज के अंदर क्या डिफरेंस है वो दिया है। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना।